हेलो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने आज तक कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि एक ही शब्द या वाक्य के दो तरह के मीनिंग होते हैं। एक वो जिसे हम लिटरल मीनिंग कहते हैं, दूसरा वो जिसे हम फिगरेटिव मीनिंग कहते हैं। कई बार हमें ये समझ में भी नहीं आता कि लिटरल मीनिंग क्या होता है या फिगरेटिव मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है। यहां पर देखिएगा बोर्ड पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला लिखा है ही रैन फास्ट, दूसरा लिखा है ही रैन लाइक द विंड। तो यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस से हमें यह पता चल रहा है कि वह बहुत तेज भागा था। पहला सेंटेंस कहता है कि वो बहुत तेज भागा था, दूसरा सेंटेंस ये कहता है कि जिस तरह से हवा तेज चलती है वह उस तरह से भागा था। तो ये इस सेंटेंस में एक लिटरल मीनिंग है कि वो बहुत तेज भागा था। सिंपल हमने अपनी बात कह दी। अब इसी चीज का फिगरेटिव मीनिंग या फिगरेटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है या वो मीनिंग होता है जिसमें हमें किसी चीज से कंपैरिजन किसी फिगर की मदद से करके बताया जाता है। जैसे यहां पर उसके भागने को हवा के चलने से कंपेयर करके दिखाया गया। इसका मतलब हमारे ब्रेन में एक इमेज बनी कि जिस तरह से तेज हवा चलती है वह उस तरह से भागा होगा। तो इसीलिए हम इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे सेंटेंसेस को, हमारी इंग्लिश को इतना रिच बना देते हैं। जो बात सिंपल शब्दों में कई बार हम कहना चाहते हैं उसे अगर हम फिगरेटिव लैंग्वेज में कह दें तो वो बड़ी ही सुंदर या बड़ी ही अच्छी हमें महसूस होती है। तो आइए इनके बारे में शुरुआत करते हैं पढ़ने की। नंबर 1 पर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपको ये याद रखना है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच उस सेंटेंस में लगी होती है जहां पर इस तरह के जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनका पहला अल्फाबेट रिपीट किया जाए। जैसे ये यहां पर लिख दिया चीयरफुल चाइल्ड में सी दोनों तरफ सी लिखा है और इसका पहला जो अल्फाबेट है वो रिपीट हो रहा है। मैं कहूं वंडरफुल वर्ल्ड, इसमें WW रिपीट हो रहा है। वंडरफुल वॉल, इसमें WW रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से जिस भी सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स के पहले अल्फाबेट रिपीट होंगे वहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक एलिट्रेशन नाम की फिगर ऑफ स्पीच लगी हुई है। आप लोगों ने एक टंग ट्विस्टर भी सुना होगा। वैसे तो टंग ट्विस्टर अपने आप में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताता है। टंग का टी और ट्विस्टर का टी दोनों मिलके एलिट्रेशन बना देते हैं। उसी तरह से शी शेल्स एट द सी शोर, इसमें आपने देखा एस जो अल्फाबेट है वो बार बार रिपीट हुआ है। तो इस तरह से रिपीट होने वाले अल्फाबेट्स जो वर्ड की शुरुआत में लगे होते हैं वो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है एडजंक्शन। एडजंक्शन फिगर ऑफ स्पीच वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज को किसी सेंटेंस की शुरुआत में लगा देते हैं। जैसे अगर हम कहते द बर्ड फ्लू हाई, इसका मतलब जो चिड़िया थी वो आसमान में ऊंचा उड़ी थी, पर हमने यहां पर कहा हाई द बर्ड फ्लू, इसका मतलब ऊंची आसमान में चिड़िया उड़ी। तो इस तरह से ब्यूटीफुल द गर्ल इज, इसका मतलब ब्यूटीफुल हमने पहले लगा दिया। तो ऐसे शब्द जिनसे वो फ्रेजेस, वो वर्ड्स जो सेंटेंस की शुरुआत में लग के भी अपने आगे आने वाले शब्दों के बारे में आपको कुछ कहला जाएंगे वो एडजंक्शन फिगर ऑफ स्पीच कहलाएंगे। उसके बाद आता है एनाफोरा। एनाफोरा वो फिगर ऑफ स्पीच होता है दोस्तों जिसमें किसी वर्ड या फ्रेज की रिपीटेशन किसी सेंटेंस में बार बार होती है। आई केम आई सॉ, लॉस्ट हिम लॉस्ट अस। इस तरह से जब पहला शब्द आपको रिपीट होता दिखे कई बार तो वो क्या बन जाता है आपके लिए एनाफोरा। द बॉय द गर्ल एंड द वुमेन, इसमें द बार बार रिपीट हुआ है तो ये क्या बन गया आपके लिए एनाफोरा। नंबर 4 पे है एंटी क्लाइमेक्स। इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, दो फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स। इसके बारे में हम सबसे पहले यहां पढ़ते हैं। एंटी क्लाइमेक्स के आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो लिखा है ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज मोबाइल। इसका मतलब उसने अपनी फैमिली खो दी, अपनी कार खो दी, अपना मोबाइल खो दिया। दोस्तों इसमें 3 चीजें खोई गई हैं, फैमिली, कार और मोबाइल फोन। जो सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन में वो है फैमिली। तो सबसे पहले आ गया हिज फैमिली,
उसके बाद अगर हम मूल्य की बात करें तो कार का मूल्य मोबाइल से अधिक है, इसलिए आ गया कार। और तीसरे नंबर पे हमने लिखा मोबाइल। इसका मतलब जब कभी भी हम किसी सेंटेंस में घटते हुए क्रम में चीजों की उपयोगिता का वर्णन करते हैं, जैसे घटता हुआ क्रम कैसे, सबसे जरूरी फैमिली, फिर कार, फिर मोबाइल। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमने उन चीजों के बारे में बात की हुई होती है जिनमें उनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे घट रही होती है, वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच लगता है वो होता है एंटी क्लाइमैक्स। इसके अपोजिट अगर मैं सबसे पहले मोबाइल कर दूं, फिर कार कर दूं और फिर फैमिली कर दूं, ही लॉस्ट हिज मोबाइल, हिज कार एंड हिज फैमिली, तो इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम जरूरी मोबाइल, उसके बाद कार और उसके बाद आपका आ गया फैमिली। तो अगर घटते हुए क्रम में है बड़े से छोटा तो एंटी क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच आएगा। अगर छोटे से बड़ा है बढ़ते हुए क्रम में है तो क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच आएगा। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छे तरह से एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आ जाएं। ये वीडियो सिर्फ एक कोशिश है आपको ये बताने की कि फिगर ऑफ स्पीच को एग्जैक्टली इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं या कैसे लगाते हैं। एक बार इंग्लिश ग्रामर को बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद अगर आप इन चीजों को रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करेंगे तो जरूर आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। स्पेशली वो बच्चे जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9 से लेकर के 12th में इंग्लिश पढ़ रहे हैं या और ऊपर बीए एमए में, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमारे लिखे गए शब्द एग्जामिनर के दिमाग में एक अच्छा हमारा प्रतिबिंब छोड़ते हैं जिसकी एवज में हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इन चीजों से रिच होते जाइए, आपकी इंग्लिश अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नई फिगर ऑफ स्पीच एंटीथीसिस की तरफ। एंटीथीसिस में कोई भी दो शब्द, कोई भी दो फ्रेजेस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या क्लॉजेस कुछ इस तरह से लगाई जाती हैं कि दोनों का मीनिंग बिल्कुल अपोजिट होता है पर वो दोनों एक साथ में आ जाते हैं। जैसे डे एंड नाइट, कहने को दिन और रात, मैंने दिन और रात मेहनत करी, आई वर्कड डे एंड नाइट। इसका मतलब यहां पर डे एंड नाइट वैसे तो अपोजिट है पर यहां पर एक सेंटेंस में यूज किए जा रहे हैं। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। इसका मतलब नरक में राज्य करना स्वर्ग में पहरेदारी करने से कई गुना बेहतर है। वैसे तो नरक और स्वर्ग अपने आप में अपोजिट हो गए, पहरेदारी करना और राज्य करना अपने आप में बहुत बड़ा अंतर ले गए, अपोजिट वर्ड्स हो गए। तो इन दोनों को एक ही सेंटेंस में यूज कर लेने से हमें हमारी फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस के बारे में पता चलता है। आपने अक्सर पढ़ा होगा टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसका मतलब गलती करना इंसान का काम है, गलती को माफ करना भगवान का काम है। तो इस फिगर ऑफ स्पीच में भी दो जगह गलती करना और गलती को माफ करना, इंसान और भगवान, दो बड़ी चीजें जिनमें जमीन आसमान का अंतर है, उनका एक ही लाइन में यूज किया गया है। इसलिए यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है एंटीथेसिस। आप लोग भी इसी तरह से इन फिगर्स ऑफ स्पीच को याद करें। हमारी अगली फिगर ऑफ स्पीच है एजोनेंस। शी सीम्स टू बीम रेज ऑफ सनलाइट। एजोनेंस में किसी भी वोवेल साउंड का बार बार रिपीट होना हमें यह बताता है कि यहां पर एजोनेंस नाम की फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। जैसे शी, सीम्स, टू बीम, इसका मतलब ई का बार बार यूज हो रहा है। वो रो क्यों रहा है, वो रो क्यों, इसका मतलब ओ। जितने भी वोवेल साउंड हम बार बार यूज करेंगे, ए बे ते, ए का यूज बार बार हुआ है, तो ऐसे वोवेल साउंड जिनका रिपीटेशन हम बार बार करेंगे एक सेंटेंस में, वहां पर एजोनेंस नाम की फिगर ऑफ स्पीच का यूज होगा। उसके बाद 7वें नंबर पर है दोस्तों यूफेमिज्म। यूफेमिज्म वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें अपने मन की कही हुई कटु बात को भी हम शब्दों के माध्यम से बहुत हल्का कर देते हैं, ना चुभने वाला कर देते हैं। जैसे कई बार हम कहना चाहते हैं निकल जाओ, कई बार हम कहते हैं तुम्हें जाने से कौन रोक सकता है। दोनों में फर्क आ गया। पहले में तो हो गया निकल जाओ, बाहर निकलो, दूसरे में हो गया मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक सकता।
आपको भेजना बाहर ही है, पर पहले तो आपने कहा निकलो बाहर। इसका मतलब जो आपके मन में हार्शनेस थी वो आपने एज इट इज शब्दों के माध्यम से वहां पर प्रेजेंट कर दी। उसकी जगह अगर आप कहें मैं आपको जाने से कैसे रोक सकता हूं, आप तो जाए बिना मानेंगे नहीं, आपको तो जाना ही है, इस तरह से शब्दों से जब आप उस बात को हल्का कर देंगे तो वो यूफेमिज्म कहलाएगा। जैसे यहां लिखा है वी हैव टू लेट यू गो, हमें आपको जाने ही देना है। इसका मतलब हमने आपको भेजना ही है, सिर्फ शब्दों में हमने उस बात को कम चुभने वाला कर दिया। हमारा नेक्स्ट है हाइपरबली, जिसको हाइपरबोली या हाइपरबोल या किसी भी तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, या आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। हाइपरबोली में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो वर्ड होता है एक्सैजरेशन। एक्सैजरेशन का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर कहना। जैसे यहां पर लिखा है दैट बैग वेट ए टन, उस बैग का वजन 1 टन है। किसी भी बैग का वजन 1000 एग्जैक्ट किलो नहीं हो सकता, क्योंकि बैग ऐसा होता ही नहीं है कि उसमें आप 1000 किलो वजन रख दो। तो ये बहुत बड़ी बात मैंने आपसे कह दी। आई सॉ 10,000 फ्लावर्स एट ए ग्लांस, मैंने एक झलक में 10,000 फूल देखे। या तो वो फूल 10,000 नहीं होंगे, या तो फिर मैं उन्हें एक झलक में नहीं देख सकता। कई बार आप कहते हो आज तो गर्मी खाए जा रही है, गर्मी आपको खा नहीं सकती। आपने सिर्फ गर्मी को इतना बड़ा चढ़ा दिया कि वो सामने वाले को महसूस हुई कि वो बहुत ज्यादा है। कई बार हम कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं भूख से, पेट में कभी चूहे नहीं कूद सकते, पर आपने अपनी भूख का लेवल इतना बढ़ा के प्रेजेंट कर दिया कि सामने देखने वाले को महसूस होगा कि इसको बहुत भूख लगी है। तो हाइपरबली या हाइपरबोल वो फिगर ऑफ स्पीच हो गई जिसमें आप कुछ ऐसी इम्पॉसिबल बात कह दो जो सच में पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारे वीडियो का पहला भाग था। अपने वीडियो के दूसरे भाग में हम देखेंगे इन 8 फिगर्स ऑफ स्पीच के बाद की फिगर्स ऑफ स्पीच को। हमारी 9th फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी। इस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में अक्सर आप लोगों ने सुना या पढ़ा होगा। ये वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जो अपनी कही हुई बात के अगेंस्ट ही चलती है, मतलब अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जैसा आपने पहले सेंटेंस में पढ़ा है, हिज आर्ग्यूमेंट वॉज एज क्लियर एज मड। क्या कहा गया? उसका आर्ग्यूमेंट इतना क्लियर था जितना एक कीचड़ होता है। इसका मतलब आप ये बताना चाहते हो उसका आर्ग्यूमेंट क्लियर नहीं था, पर आपने उसको अपोजिट शब्दों से कहकर बताया। एक बार तो क्लियर भी बोला, एक बार मड भी बोला। इसका मतलब आयरनी वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें अपनी कही हुई बात को ही अपने हिसाब से कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आ गया मेटाफर। मेटाफर ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से करते हैं और उसमें एज और लाइक का यूज नहीं करते हैं। आपने सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी पढ़ा होगा। सिमिली में हम कभी भी दो चीजों का कंपैरिजन जब करते हैं तो वहां पर एज और लाइक का यूज करते हैं। जैसे ही इज लाइक माई फादर, ये मेरे पिता की तरह है या मेरे पिता तुल्य हैं। ही इज एज कूल एज मिंट, ये पुदीने की तरह ठंडे हैं। ही इज एज कूल एज क्यूकम्बर। तो सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो चीजों का कंपैरिजन एज और लाइक की मदद से होता है, जबकि उसके अपोजिट मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो चीजों का कंपैरिजन बिना एज और लाइक के होता है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, ये कहा जाता है समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त इंडिया के नेपोलियन हैं। या सचिन तेंदुलकर इज द सुनील गावस्कर, या सचिन तेंदुलकर इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब हमने सचिन तेंदुलकर की तुलना किससे कर दी? डॉन ब्रैडमैन से कर दी। या तो फिर अगर हम इस तरह से कह दें ही इज ए लॉइन, वो एक शेर है। या हम इस तरह से कह दें मेटाफर में ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, की जो पूरी दुनिया है वो एक स्टेज है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब कभी भी हम दो चीजों का कंपैरिजन एज और लाइक की मदद से करेंगे तो वहां पर तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा। जब बिना एज और लाइक के हम दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे वहां पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा। उसके बाद 11वें नंबर पर है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिनमें हम साउंड वर्ड्स के बारे में सबको बताते हैं। जैसे क्लैप, मरमर, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा नॉक नॉक, बीप बीप, इस तरह की आवाजें जब कई बार बुक्स में लिखी होती हैं या लिटरेचर में हमें सुनने को, देखने को या पढ़ने को मिलती हैं, वहां पर ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है।
उसके बाद 12th नंबर पर है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन जैसा कि आप बोर्ड पे लिखे एग्जाम्पल से समझ पा रहे होंगे, डार्क लाइट। डार्क लाइट, कई बार आप कहते हो ना वहां लाइट बहुत डार्क थी। अभी जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल पढ़िए, लिविंग डेड, जीवित मुर्दा। इसका मतलब दो अपोजिट शब्द जब एक साथ यूज किए जाते हैं और दोनों बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए लिखे होते हैं। जैसे कई लोगों का आपने देखा होगा, छोटा सा पेट होता है छोटे छोटे बच्चों का और बड़ा सा बाहर को निकल आता है, तो कई बार हम उन बच्चों का नाम स्मॉल बिग टमी रख देते हैं। ये अक्सर मैं अपनी ट्यूशंस में कर दिया करता था। किसी बच्चा, कोई छोटा बच्चा है, उसका पेट बाहर है, मैंने नाम रख दिया ये यस यू स्मॉल बिग टमी, इसका मतलब आप छोटे बड़े पेट वाले। तो ऐसे शब्द जिनका आपस में बिल्कुल अपोजिट का कनेक्शन है, जो आपस में बिल्कुल अपोजिट है पर एक साथ लिखे जा सकते हैं या लिख दिए जाते हैं। जैसे अगर मैं यहां लिख दूं क्लियर मड, साफ कीचड़, कीचड़ कभी साफ नहीं हो सकता, तो ऐसे शब्द अगर हम एक साथ लिख देंगे तो वो क्या कहला जाएंगे, ऑक्सीमोरन। उसके बाद आ गया पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का भी वही मतलब होता है जब हम ये कह देते हैं कि दो अपोजिट चीजें, दो असंभव चीजें जब एक सेंटेंस में एक साथ होने लगती हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम पैराडॉक्स कहते हैं। जैसे यहां लिखा है ड्राउनिंग इन द फाउंटेन ऑफ एटर्नल लाइफ, यानी कि अमर होने वाले अमृत में डूब जाना। तो जो अमृत, जो फाउंटेन, जो झरना अमर होने के लिए है, वहां आप डूब रहे हो। डूबना मरने की निशानी है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर दो अपोजिट, दो कंट्रास्ट, दो कॉन्ट्राडिक्ट एक साथ हुए हैं। आप जीवन देने वाले झरने में डूबने गए हो, मरने गए हो। इसका मतलब ये हो गया कि दो अपोजिट चीजें वहां पर हो रही हैं। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो पैराडॉक्स कहलाता है। उसके बाद आ गया पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बहुत सिंपल, साधारण सा फिगर ऑफ स्पीच है। ये वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की तरह बिहेव करते हुए दिखाया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, द सन स्माइल्ड अपॉन हिम, सूरज उसके ऊपर मुस्कुराया। सूरज कभी नहीं मुस्कुराता, पर फिर भी अगर मान लीजिए कोई ठंड से कांप रहा था, वो बाहर निकला, उसी समय सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए तो सूर्य की उस पर कृपा हो गई। इसका मतलब ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। द विंड टुक मी टू माई फ्रेंड्स हाउस, इसका मतलब हवा मुझको मेरे दोस्त के घर ले गई। हवा कभी नहीं ले जा सकती, कोई लिविंग थिंग आपको लेकर जाएगी, पर उस समय हवा ने इतनी तेज चली कि आपको उड़ाकर ले गई। तो जब कभी भी किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह बिहेव करते हुए दिखाया जाएगा, वहां पर इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज होगा। पन, पन प्ले ऑफ वर्ड्स होता है। पन वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जहां पे शब्दों से खेला जाता है। इसका मतलब कई चीजें आपको इस तरह से बताई जाती हैं कि उनका डबल मीनिंग हो जाता है। जैसे यहां पर लिखा है कि शहर की सबसे बड़ी इमारत एक लाइब्रेरी है, क्योंकि उसमें कई सारी स्टोरीज होती हैं। कहने को तो स्टोरी कायदे से ये फ्लोर होने चाहिए, मंजिलें होनी चाहिए, पर दोस्तों यहां पर क्या किया गया है, उसमें स्टोरी, कहानियां लिखी गई हैं। तो हमें घुमा के ये कह दिया गया कि जो शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो लाइब्रेरी है, क्योंकि लाइब्रेरी में कई सारी स्टोरीज होती हैं। आपको पता है कि ऐसा तो संभव नहीं है, पर फिर भी हमें घुमा के लाइब्रेरी की योग्यता के बारे में बता दिया गया। तो जब हम शब्दों से खेल के दूसरे को किसी चीज के बारे में बता देते हैं, वो फिगर ऑफ स्पीच पन कहलाता है। सिमिली के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक नया आपके लिए आता है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में दो सिमिलर मीनिंग वाली चीजें जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, उन्हें आपको एक साथ लिख के दिखाया जाता है। जैसे फ्री गिफ्ट, इट्स ए फ्री गिफ्ट फॉर मी, ये मेरे लिए एक मुफ्त का उपहार है। दोस्तों उपहार तो हमेशा मुफ्त ही होता है, उसके लिए फ्री गिफ्ट लिखने की जरूरत नहीं है। डेडली वेपन, ये वेपन बहुत डेडली है, जान लेने वाला है। वेपन तो हमेशा जान लेने वाला ही होता है, उसके लिए डेडली लिखने की क्या जरूरत है। तो ऐसी चीजें जो आपको ऐसा लगे कि अपोजिट तो है, मीनिंग में सिमिलर है, अपोजिट इन द सेंस जिनका यूज एक साथ नहीं होना चाहिए, जिनका मीनिंग लगभग बराबर सा ही है। तो कई बार हम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग आयरन, स्ट्रॉन्ग आयरन क्या होता है भाई, आयरन तो स्ट्रॉन्ग ही है, उसको क्यों बताना है, पर फिर भी हम लिखते हैं। तो ऐसे शब्द जो एक साथ लग के एक ही जैसा मीनिंग दे, वहां पर टोटोलॉजी नाम की फिगर ऑफ स्पीच आती है। सबसे एंड में हमारे पास पढ़ने के लिए आता है अंडर स्टेटमेंट। ये वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी बहुत बड़ी बात को बहुत आराम से कह दिया जाता है। जैसे बिल गेट्स इज फाइनेंशियली सिक्योर, बिल गेट्स को फाइनेंसेस की कोई चिंता नहीं है।
बिल गेट्स फाइनेंशियली सिक्योर है। हिटलर वॉज नॉट ए नाइस पर्सन, हिटलर अच्छा आदमी नहीं था। कहने को तो हम कहना चाहते हैं हिटलर बहुत बुरा आदमी था, पर हमने क्या कहा, हिटलर अच्छा आदमी नहीं था। तो जब कभी भी किसी बड़ी बात को हम बहुत नॉर्मली कम सीरियसनेस शो करते हुए कह दें, वहां पर अंडर स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जाता है। आज के वीडियो में हमारे लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।